हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेक्टर फ्रंटियर मैथ्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर सबस्पेस की कुछ कंडीशंस देखी थी कि कब हम किसी भी उप समुच्चय यानी कि सबसेट को वेक्टर सबस्पेस कह सकते हैं। यानी कि हमने तीन कंडीशन देखी थी। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे कि जो W है V का क्या है, एक वेक्टर सबस्पेस है। आज हम कुछ पहले थ्योरम्स करेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सेट ऑपरेशंस होते हैं, क्योंकि W क्या है, उपसमुच्चय है। तो हम दो सेटों के बीच में ऑपरेशंस देखेंगे कि वो वेक्टर सबस्पेस है या नहीं है। तो फर्स्ट जो ऑपरेशन है वो आपका इंटरसेक्शन है, कि अगर दो सबस्पेस है और हम उनका इंटरसेक्शन लें तो क्या वह भी सबस्पेस होगा या नहीं होगा। और सिमिलरली हम देखेंगे कि उनका यूनियन भी जो है वो सबस्पेस होता है या नहीं होता है। तो फर्स्ट थ्योरम जो है वो इंटरसेक्शन के लिए है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस W1 एंड W2 ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर F इज आल्सो ए सबस्पेस। यानी कि किसी सदिश समष्टि की दो समष्टि आपको दे रखी है W1 और W2, तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, एक उप समष्टि होगा। तो हम इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं कि माना V जो है एक सदिश समष्टि है, कि माना V ओवर F एक सदिश समष्टि है, तथा हम मान लेते हैं तथा W1, W2 जो है V ओवर F की दो उप समष्टि है। ठीक है, तो V को हमने सदिश समष्टि मान लिया और W1 और W2 को मान लिया इसकी उप समष्टियां यानी कि सब स्पेस मान लिया। हमें प्रूफ करना है कि इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होता है, सब स्पेस होता है। तो इसके इंटरसेक्शन को किसी मान लेते हैं कि माना W जो है वो क्या है, W1 इंटरसेक्शन W2 है। तो इस कैपिटल W को हमें क्या प्रूफ करना है, वेक्टर सबस्पेस। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको प्रूफ करेंगे। ये एक अरिक्त उप समुच्चय है, यानी कि इंटरसेक्शन जो है नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो चूंकि W1 तथा W2 सदिश उप समष्टि है, तो अतः जीरो वेक्टर होगा वो W1 में भी होगा तथा जीरो वेक्टर जो होगा वो W2 में भी होगा। क्योंकि अगर वेक्टर सब स्पेस है तो जीरो वेक्टर होना ही चाहिए उसके अंदर। और जीरो वेक्टर क्या हो गया, W1 में भी है और W2 में भी है। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन किसी दो सेट का में उसमें क्या होते हैं, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों के अंदर हो, ए के अंदर भी हो और बी के अंदर भी। तो जीरो जो होता है वो W1 में भी है और जीरो जो है वो W2 में भी है। इसका मतलब जीरो किसके अंदर हो जाएगा, W1 इंटरसेक्शन W2 में हो जाएगा। और W1 इंटरसेक्शन W2 को हमने क्या लिखा है, कैपिटल W। इसका मतलब हो गया हमने जीरो वेक्टर दिखा दिया, जो कि हमने लास्ट में देखा था। दो कंडीशन, पहले हम दिखाएंगे जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर हो गया, अतः W जो है V का एक रिक्त उप समुच्चय है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमने प्रूव कर दी। अब हमें सेकंड कंडीशन प्रूव करनी है। तो मान लेते हैं अल्फा और बीटा दो स्केलर मान लेते हैं, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, और दो वेक्टर मान लेते हैं W में, W1 W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W। ठीक है, अब W1 और W2 जो है कैपिटल W में है, तो हम W क्या है, कैपिटल W इंटरसेक्शन है। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिखते हैं कि इंप्लाइज दैट W1 W2 किसके अंदर है, W1 इंटरसेक्शन W2 में है। और इंटरसेक्शन में है इसका मतलब है कि कॉमन एलिमेंट है, W1 में भी होना चाहिए और W2 दोनों में होना चाहिए। तो इसका मतलब W1 और W2 जो है कैपिटल W1 में भी है और वो W1 W2 है वो कैपिटल W2 में भी है। ये कंडीशन हो गई इंटरसेक्शन की, जो परिभाषा होती है उसका हमने यूज किया है। अब हम परिभाषा यूज करेंगे W1 और W2 की, क्योंकि W1 और W2 क्या है, दो सब स्पेस हैं। तो सब स्पेस की परिभाषा यूज करेंगे। तो चूंकि W1 जो है V ओवर F की एक उप समष्टि है तथा हमारे पास क्या कंडीशन है, अल्फा बीटा किसके अंदर है, F में है, तथा W1 W2 किस में अंदर है, W1 में है। अतः क्या होगा, जो वेक्टर सब स्पेस की जो
कंडीशन हमने देखी थी उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, अल्फा W1 प्लस बीटा W2 किसके अंदर होगा, कैपिटल W1 में होगा। ठीक है, कंडीशन ये कैसे आई, क्योंकि ये उप समष्टि है, उप समष्टि है तो उप समष्टि की जो परिभाषा है या जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगी, तो हमने इस प्रकार से इसको लिख लिया। सेम चीज हम लिख सकते हैं W2 के लिए, क्योंकि सेम चीज है, बस W1 की जगह W2 आ जाएगा। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा, हाँ W2 आ जाएगा। ओके, तो ये क्योंकि जो W2 है उप समष्टि है और ये W2 में है, तो ये भी किसमें होगा, W2 में। इसको मैं रिजल्ट नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको हम रिजल्ट नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां से एक चीज देखोगे कि ये जो भी वेक्टर है अल्फा W1 प्लस बीटा W2 किसके अंदर है, W1 में है, और सेम वेक्टर किसके अंदर है, W2 में। तो एक तरीके से ये वाला वेक्टर W1 में भी है और W2 में भी है, तो ये किसमें हो गया, इंटरसेक्शन में हो जाएगा। तो अतः 1 व 2 से, तो 1 व 2 से क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 किसके अंदर होगा, W1 में भी है, तथा अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 किसके अंदर है, W2 में भी है। दोनों है, इसका मतलब दोनों इसके इंटरसेक्शन में भी होंगे, तो किसके अंदर होंगे, W1 इंटरसेक्शन W2। और इंटरसेक्शन क्या है आपका, कैपिटल W से डिनोट किया है हमने, कैपिटल W, यानी कि अतः क्या हो गया, हमने अल्फा और बीटा जो है किसके अंदर माने थे, एफ के अंदर, अल्फा बिलोंग बीटा बिलोंग्स टू एफ, W1 बिलोंग W2 कैपिटल W में। ये क्या इंप्लाई करता है कि अल्फा W1 प्लस बीटा W2 किसके अंदर होने चाहिए, कैपिटल W में। इसका मतलब क्या हो गया कि जो W है V ओवर F की एक उप समष्टि है, और इसी को हम लिख देंगे, इसका मतलब कि जो W1 इंटरसेक्शन W2 जो है V ओवर F की एक सदिश उप समष्टि है। ऑलराइट, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। बहुत ही इजी प्रूफ है और इम्पोर्टेंट भी है। एग्जाम अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं कि दो सेट्स दे रखे हैं, उनका इंटरसेक्शन जो है वो उस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं करता है, या उनका जो यूनियन है वो उस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता है। यहाँ पर वो प्रॉपर्टी क्या है, सब स्पेस की है। वैसे ही और जो पेपर होते हैं, जैसे रिंग पढ़ रहे हो आप, क्षेत्र पढ़ रहे हो, या फिर ग्रुप पढ़ रहे हो, या फिर आप रियल एनालिसिस में ओपन सेट क्लोज सेट पढ़ रहे हो, तो सब में इसी टाइप के सेम क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो अभी के लिए ये मान के चलो कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलराइट, अब इसके लिए इसको हम इसका जनरलाइजेशन कर देते हैं। जनरलाइजेशन क्या है, यहाँ पर हमने केवल दो सेट माने हैं, W1 W2। हो सकता है हमारे पास बहुत सारे सेट हो, ठीक है। तो यदि, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि किसी सदिश समष्टि की उप समष्टियों के किसी कुल का सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन जो है भी एक उप समष्टि होती है। कुल का मतलब हो गया कि आप 3 के लिए भी कर सकते हो, 3 आपके पास उप समष्टि है तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, उप समष्टि होगा। 10 है तो भी होगा, 20 है तो भी होगा, और इनफाइनाइट है तो भी आपका जो इंटरसेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, सब स्पेस बनेगा। ऑलराइट, अब हमने इंटरसेक्शन के लिए देख लिया। अब हम देखते हैं क्या यूनियन के लिए भी होता है या नहीं होता है। तो इसका शॉर्ट आंसर है, नहीं होता है यूनियन के लिए। यूनियन जो होता है वो उप समष्टि नहीं होता है इन जनरल। कब होगा वो हम इस थ्योरम से देखते हैं। तो पहले तो हम वो रिजल्ट लिख देते हैं जो कि क्या कहता है कि यूनियन जो है सदिश उप समष्टि नहीं होता है। फिर उसके बाद में हम थ्योरम प्रूव करेंगे। तो पहले हम लिख देते हैं किसी सदिश समष्टि V ओवर F की दो उप समष्टियों W1 तथा W2 का
जो संघ है, संघ यानी कि होता है यूनियन, बी ओवर एफ की उप समष्टि होना आवश्यक नहीं है। यानी कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हम 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि वो उप समष्टि होगी ही होगी। ठीक है, तो ये मान लो कि अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आए कि प्रूव कीजिए कि यूनियन जो है समष्टि नहीं होता है, तो उसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसे हम निम्न उदाहरण से सिद्ध कर सकते हैं। कैसे सिद्ध कर सकते हैं? हमने मान लिया, माना W1 एक समष्टि मान ली इस प्रकार से, क्या है, इसको मान लेते हैं A 0 0, जहाँ A जो है कोई भी रियल नंबर है, और W2 हम मान लेते हैं 0 B 0, जहाँ B क्या है, कोई भी रियल नंबर। ठीक है, B इज इक्वल टू R क्यूब की दो क्या है, उप समष्टियां हैं। अब ये उप समष्टियां है या नहीं है, ये लोग आप चेक कर सकते हो। अभी के लिए हम ये लिख रहे हैं कि ये क्या है, उप समष्टियां है। ठीक है, अब हम इनका यूनियन लेते हैं, तो हम मान लेते हैं, माना कैपिटल W बराबर W1 यूनियन W2। ठीक है, तो इसका यूनियन का क्या मतलब हुआ कि एलिमेंट जो है वो W1 में भी हो सकता है और W2 में भी हो सकता है, दोनों में से किसी भी एक में हो सकता है। दोनों में कॉमन होना जरूरी नहीं है, कॉमन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहां से हम मानते हैं, तो माना A00 बिलोंग्स टू W तथा 0 B0 बिलोंग्स टू W। ये W में होंगे क्योंकि W में एलिमेंट W1 से भी आ सकते हैं और W2 से भी आ सकते हैं। तो नाउ अब इनका हम सम करते हैं, तो इसका सम करते हैं A00 प्लस 0 B0। तो इसका सम क्या हो जाएगा, AB0, जो कि W का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि W में या तो इस तरह के एलिमेंट होंगे या फिर इस तरह के एलिमेंट होंगे, लेकिन ये इन जनरल एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू W। ठीक है, ये डज नॉट बिलोंग करेगा। अब ऐसा क्यों है कि जैसे मान लो 1 मान लिया हमने, अगर 0 मानेंगे दोनों को तब तो हो जाएगा, क्योंकि 0 0 0 यानी कि 0 वेक्टर हो जाएगा, जहां A और B जो है वो 0 वेक्टर के बराबर, यानी कि 0 वेक्टर नहीं, 0 के बराबर नहीं है। ऑलराइट, तो इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो दो सदिश लिए, दोनों का योग W में नहीं है, यानी कि योग के सापेक्ष समवर्त नहीं है, इसका मतलब अतः W जो है, W क्या था, W1 यूनियन W2 जो है V इज इक्वल टू R क्यूब की सदिश उप समष्टि नहीं है। ठीक है, ऑल राइट, अब हम बात करते हैं, एक थ्योरम देखते हैं जो कि हमें बताएगी कि यूनियन कब होता है वेक्टर सबस्पेस। तो थ्योरम क्या कहती है, द यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस W1 एंड W2 ऑफ अ वेक्टर स्पेस V over F is a subspace if and only if either W1 contained in W2 और W2 contained in W1। मतलब क्या होता है हिंदी में कि किसी सदिश सदिश समष्टि की दो समष्टियां हैं, उनका जो यूनियन है, ठीक है, इसको दो समष्टियों में यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, W1 तथा W2, इनका जो यूनियन है एक उप समष्टि होता है, यदि और केवल यदि, यानी कि कब होता है, या तो क्या होना चाहिए, W1 जो है वो W2 का उप समुच्चय होना चाहिए, या W2 जो है वो W1 का उप समुच्चय होना चाहिए। यानी कि इस प्रकार से ये W1 है, इसके अंदर W2 है, या फिर बाहर W2 है, अंदर W1 है। अगर ये दोनों कंडीशन हुई तभी क्या होगा, यूनियन क्या होगा, उप समष्टि होगा। अगर इन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दोनों में से कोई भी एक, इसका मतलब वो यूनियन जो है वो सदिश उप समष्टि नहीं होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, इफ एंड ओनली, या फिर हम इसको बोल सकते हैं यदि और केवल यदि। इसका मतलब होता है कि दोनों तरफ से हमें प्रूफ करना है, जैसा कि हमने पिछली थ्योरम्स को भी प्रूफ किया था दोनों तरफ से, इसी प्रकार से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं नीचे वाली कंडीशन, यानी कि ये सेटिस्फाई हो रही है, तो हमें सिद्ध करना है कि यूनियन क्या होगा, एक उप समष्टि होगा। तो इसको हम मान लेते हैं, तो माना V over F
एक सदिश समष्टि है तथा W1 W2 जो है V ओवर F की दो उप समष्टियां हैं। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कंडीशन, माना W1 कंटेन इन W2। ठीक है, तब क्या होगा कि W1 यूनियन W2 क्या हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक तरीके से इससे देखो। ठीक है, मैं यहीं पे साइड में भी बना देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कलर से चेंज कर देता हूँ। ये आपका मान लो ये है आपका W2 और W1 क्या है, इसके अंदर है। ठीक है, तो W1 जो है वो W2 के अंदर है, तो यूनियन क्या होगा, यूनियन का मतलब होता है कि दोनों में से कोई भी, तो ये एलिमेंट भी आएंगे सारे और ये एलिमेंट भी आएंगे, तो एक तरीके से कौन सा होगा यूनियन, W2 ही क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। ठीक है, और सेट थ्योरी में भी अगर आपने पढ़ा हो तो ये कंडीशन होती है कि अगर ये उपसमुच्चय वाला कंडीशन होती है जो हमने लिखी है यहाँ पे, W1 कंटेन्ड इन W2, यानी कि W1 जो है अगर W2 का उप समुच्चय है तो यूनियन क्या होता है, जो बड़ा वाला सेट होता है वो यूनियन के बराबर हो जाता है, जो कि क्या है, एक उप समष्टि है। ठीक है, क्यों उप समष्टि, क्यों, क्योंकि ये तो दे रखा है हमें कि W2 क्या है, उप समष्टि है, अतः W1 यूनियन W2 एक सदिश उप समष्टि है। इसी प्रकार यदि आपको इस प्रकार से कंडीशन दे रखा हो कि W2 जो है वो कंटेन कर रहा है W1 में, यानी कि इस बार W1 बड़ा है और W2 छोटा है, तब क्या होगा कि जो W1 यूनियन W2 है किसके बराबर होगा, बड़े सेट के बराबर, जो कि है W1। अतः जो कि सेम चीज लिख देते हैं, ये डायग्राम भी सेम हम रिपीट कर देते हैं, बस इसमें चेंज क्या हो जाएगा, ये W1 W2 का चेंजेस हो जाएगा, ये आपका अंदर वाला W2 है और बाहर वाला W1 है। ठीक है, तो ये आपका जो फर्स्ट कंडीशन है वो प्रूफ हो गया। इस प्रकार यदि W1 W2 में कंटेन हो या W2 W1 में कंटेन हो, तो जो इनका यूनियन है W1 यूनियन W2 एक सदिश उपसमष्टि होता है। ये प्रूफ करना तो ज्यादा टफ है नहीं, प्रॉब्लम आएगी आपको दूसरे पार्ट में। तो अब हम कंडीशन को मानते हैं कन्वर्सली, यानी कि विलोमतः, विलोमतः यानी कि कन्वर्सली। कन्वर्सली में हम क्या मानेंगे, माना W1 यूनियन W2 जो है V की एक उप समष्टि है, यानी उप समष्टि हम मान लेंगे। अब प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ करना है या तो W1 W2 में होगा या W2 जो है वो W1 में होगा। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि W1 कंटेंट इन W2 या फिर W2 कंटेंट इन W1, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हम जो है फर्स्ट कंडीशन प्रूफ करेंगे, ये हम प्रूफ करेंगे कि W1 जो है वो W2 में कंटेन कर रहा है। तो एक प्रूफ करने का एक तरीका होता है, मेथड होता है, जिसे हम बोलते हैं विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन। तो जो हमें प्रूफ करना होता है हम उसका उल्टा मान लेते हैं। हमें प्रूफ करना है W2 जो है वो W1 जो है वो W2 का उपसमुच्चय है, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, यदि संभव हो तो, माना लेट इफ पॉसिबल, कि W1 जो है वो W2 का उप समुच्चय नहीं है। हमें प्रूफ करना है लेकिन हम मानेंगे नहीं है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, हम इसको आगे ये सिद्ध कर देंगे कि कुछ ना कुछ गलत काम, मतलब गलत जो स्टेटमेंट है हमारे पास आ रहा है
और गलत स्टेटमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये जो हमने माना है वो गलत है, और अगर ये गलत है तो क्या होगा, ये सही होगा। ऑल राइट, तो हम इसको प्रोसीड करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अतः W1 belongs to W1 कैपिटल W1 तथा W2 belongs to कैपिटल W2। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि W1 जो है स्मॉल W1 वो कैपिटल W1 में तो है, परंतु W1 जो है वो कैपिटल W1 W2 में नहीं है। यानी कि उपसमुच्चय का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो अवयव है वो एक अवयव ऐसा होगा जो इसमें तो है लेकिन इसके अंदर नहीं है। अगर सारे के सारे अवयव इसमें भी है और इसमें भी है तब तो ये वाला कंडीशन आएगा, और अगर ये कंडीशन लिखी हुई है इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम एक अवयव इसमें ऐसा मिलेगा जिसको हमने मान लिया W1 जो कि इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है। तो W1 जो है वो कैपिटल W1 के अंदर है, परंतु W1 जो है वो कैपिटल W2 के अंदर नहीं। ठीक है, ये हमने परिभाषा से यूज किया। अब हम W2 में एक एलिमेंट और मान लेते हैं, माना W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W2, यानी कि W2 में एक अवयव हमने मान लिया स्मॉल W2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चूंकि W1 जो है वो कैपिटल W1 में है तथा स्मॉल W2 जो है वो कैपिटल W2 में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि W1 जो है बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2 तथा W2 बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक में होना चाहिए। तो W1 जो है वो कैपिटल W1 के अंदर है तो यूनियन में भी होगा, और W2 जो है वो कैपिटल W2 में है तो यूनियन के अंदर भी होगा, और यूनियन के अंदर है तो उनका सम भी यूनियन के अंदर होगा। अब ये कैसे आ गया, हमने सम यूनियन में कैसे किया, क्योंकि W1 और W2 का जो यूनियन है एक उप समष्टि है। हम शुरू में यही मान के चल रहे हैं कि उप समष्टि तो है ये। ऑल राइट, अब चूंकि W2 जो है बिलोंग्स टू कैपिटल W2, पहले काम करते हैं। तो W1 प्लस W2 जो है यूनियन में है, इसका क्या मतलब हुआ, यूनियन की परिभाषा लगाएंगे कि W1 में है या फिर ये किसके अंदर है, W2 के अंदर। ठीक है, तो सम जो है या तो W1 में होगा या फिर W2 में होगा। तो या तो ये होगा या ये होगा, दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पहले हम मान लेते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो माना W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W, और साथ के साथ हमें एक चीज और पता है, क्या पता है कि W2 किसके अंदर है, कैपिटल W2 में। इसका क्या मतलब हुआ कि W1 प्लस W2 माइनस W2 किसके अंदर होगा, कैपिटल W2 में। क्यों, क्योंकि चूंकि W2 एक उप समष्टि है। ठीक है, तो उप समष्टि है तो हमने जो सेकंड थ्योरम देखी थी लास्ट लेक्चर में कि दो वेक्टर अगर हमारे पास है W1 और W2 तो उनका माइनस भी किसके अंदर होता है, W के अंदर होता है। यहाँ पर W क्या है आपका, W2 जो कि उप समष्टि है। इसको हम क्या कर सकते हैं, साहचर्यता का नियम लगा सकते हैं और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, W1 बिलोंग्स टू W2 जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या माना, देखो W1 जो है वो W2 के अंदर नहीं है, और यहाँ पर क्या आ गया, W1 जो है वो W2 के अंदर है, क्योंकि W1 जो है वो W2 के अंदर नहीं है। ठीक है, अतः जो हमने ये कंडीशन मानी फर्स्ट वाली ये गलत है। इसका मतलब क्या है कि W1 प्लस W2 जो है वो W2 के अंदर नहीं है। अगर ये नहीं है तो क्या होगा, एक ही कंडीशन बची हमारे पास कि ये किसके अंदर होना चाहिए, W1 में होना चाहिए। ठीक है, फिर से समझते हैं। हमने ये मान के चले, ये विरोधाभास आ गया, विरोधाभास आ गया यानी कि ये चीज नहीं हो सकती, तो ये तो ऑप्शन हट गया। क्या ऑप्शन बचा, केवल ये ऑप्शन बचा। अब हम एक काम करेंगे, इस ऑप्शन को भी हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, तो नाउ ठीक है, हम देखते हैं। अब हम मानते हैं, माना W1 प्लस W2 किसके अंदर है, W1 में जो कि ऊपर लिखा हुआ है, तथा W
वन जो है वो किसके अंदर है, W1 में है। ये भी W1 में है और W1 का अवयव ले लिया। इसका मतलब क्या होगा, W1 प्लस W2 माइनस W1 किसके अंदर होगा, कैपिटल W1 में। कारण क्या है, W1 एक उपसमष्टि है। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो W2 बच गया और W2 किसके अंदर हो गया, W1 में हो गया। अब देखो हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, W2 अवयव किसका है, कैपिटल W2 का, और इसको हमने दिखा दिया W1 में, यानी कि W2 का अवयव हमने दिखा दिया W1 में। इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम दोबारा से एक बार लिख लेते हैं। क्योंकि W2 बिलोंग्स टू, W2 जो हमने माना वो किसके अंदर चला गया, W1 में। इसका क्या मतलब हो गया, अतः W2 जो है वो सबसेट होगा W1 का। ठीक है, हमने क्या माना, पहले हमने उल्टा मान लिया कि ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। हमने क्या सिद्ध कर दिया, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, यही चीज हो गया। तो एक काम करते हैं, इसको विरोधाभास नहीं करते, यहाँ पे सिंपल हम माना कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो हमने ये कंडीशन मानी कि देखो हमें प्रूफ करना था या तो ये सिद्ध हो, ये सही होगा या ये सही होगा। हमने माना कि ये तो सही नहीं है, तो ये सही नहीं है और लास्ट में हमने प्रूफ कर दिया कि ये सही होगा। अब इसी प्रकार से अगर हम मान ले कि ये सही नहीं है तो क्या प्रूफ हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, तो इसको बस लिख देते हैं। इसी प्रकार यह सिद्ध किया जा सकता है कि यदि W2 W1 का उपसमुच्चय नहीं है तो W1 W2 का उपसमुच्चय होगा। अतः W1 यूनियन W2 एक उपसमष्टि है, तो W1 W2 में होगा या W2 W1 में होगा। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड। ऑलराइट, थोड़ा सा ये टिपिकल है थोड़ा, बट इसको हम एक बार दोबारा से देखा है कि आपको प्रूफ कैसे करना है। देखो कभी भी ये कंडीशन आती है कि या तो एक चीज, दो चीज एक साथ होती है या करके। ठीक है, या तो P1 सही होगा या फिर P2 सही होगा, इस प्रकार से। तो यहाँ क्या दे रखा है, या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा। ठीक है, उसको प्रूफ कैसे करते हैं, हम किसी एक को मान लेंगे कि सही नहीं है, ये सही नहीं है तो हम प्रूफ कर देंगे दूसरा सही होगा। और फिर क्या करेंगे, दूसरी बार हम ये मान लेंगे कि ये सही नहीं है तो हम प्रूफ कर देंगे ये सही है। ठीक है, तो सिमिलरली प्रूफ हो जाएगा। हम एक ही चीज प्रूफ करेंगे, तो हमने ये मान लिया कि ये जो है वो सही नहीं है। ये सही नहीं है का मतलब W1 जो है W2 का उपसमुच्चय नहीं है। उपसमुच्चय नहीं है तो परिभाषा लगाएंगे। उपसमुच्चय है की क्या परिभाषा होती है, कि अगर ये कंडीशन होती कि W1 जो है वो W2 का उपसमुच्चय है, तो यानी कि यहाँ से एक एलिमेंट X मिलता, X बिलोंग्स टू, अगर हम W1 लेते तो X किसके अंदर होगा, W2 के अंदर होता। ये तो इसकी परिभाषा होती है। लेकिन यहाँ ये क्या है, नॉट इक्वल है, और नॉट इक्वल है तो उस केस में क्या होगा कि इसमें कोई एक अवयव होगा लेकिन वो अवयव इसके अंदर नहीं होगा। तो वो स्मॉल एलिमेंट हमने मान लिया W1। तो स्मॉल W1 जो है कैपिटल W1 में तो है लेकिन कैपिटल W2 में नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या माना, इसका एक एलिमेंट और मान लिया स्मॉल W2। अब W1 जो है वो कैपिटल W1 में है, ये मान रखा है, और W2 किसके अंदर है, कैपिटल W2 में। तो इनका सम किसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि दोनों किसके अंदर हो जाएंगे, यूनियन के अंदर। और यूनियन क्या है, उपसमष्टि है, तो दोनों का सम किसके अंदर हो जाएगा, यूनियन के अंदर। और सम यूनियन में है, इसका मतलब या तो ये W1 में होगा, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है कि एलिमेंट या तो इसमें होगा या फिर इसमें होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, दोनों में कॉमन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस प्रकार से हम लिखेंगे कि W1 प्लस W2 W1 में होगा या फिर W2 में होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक कंडीशन को गलत सिद्ध करेंगे। कैसे, हम ये मान लेते हैं कि ये सही है। ठीक है, और ये सही है तो इसका मतलब इसमें से हमने एक कंडीशन लगाई कि ये W2 में है, और एक एलिमेंट हमें और पता है W2 का, वो क्या है, स्मॉल W2। तो इनका डिफरेंस भी W2 में होगा। क्यों, क्योंकि W2 एक सब स्पेस है, तो डिफरेंस W2 में है। इसको कैलकुलेट किया, ये कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या आ गया, W1 बिलोंग्स टू W2। अब ये तो गलत है क्योंकि W1 W2 के अंदर है ही नहीं, ये हमने माना यहाँ पे कि W1 W2 के अंदर है नहीं।
ये है नहीं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमने कंडीशन मानी यहाँ पे, कौन सी वाली, ये वाली, ये क्या है, गलत है। अगर ये गलत है तो क्या होगी, ये सही हो जाएगी। तो हमने मान लिया, अतः W1 प्लस W2 किसके अंदर है, कैपिटल W1 में। अब W1 का एक एलिमेंट और है जो कि क्या है, W1। तो इन दोनों का डिफरेंस भी किसके अंदर होगा, W1 में, और डिफरेंस W2 में होगा। इसका मतलब क्या हो गया, W2 बिलोंग्स टू W1। शुरू में हमने W2 किस में लिया, कैपिटल W2 में, अभी हमने दिखा दिया इसमें कैपिटल W1 में। तो इसमें से लेके आए और इसमें दिखा दिया, इसका मतलब क्या आ गया, W2 जो है सबसेट होगा W1 का। इसी प्रकार से हम दूसरा भी प्रूफ कर सकते हैं कि अगर W2 W1 का सबसेट नहीं हो तो W1 W2 का सबसेट होगा, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इन समरी यूनियन जो है कभी भी सबस्पेस नहीं होता है। यूनियन सबस्पेस कब होगा, जब दोनों एक दूसरे में कंटेन करें, या तो ये कंडीशन हो या ये कंडीशन। कंटेन करने का मतलब एक सेट बड़ा होना चाहिए, दूसरा सेट छोटा होना चाहिए। दोनों सेट बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इस प्रकार से लेके चलेंगे, एक बड़ा एक सेट, एक छोटा सेट। अगर ये कंडीशन है तभी क्या होगा, यूनियन सब स्पेस होगा। अब मान लो इस प्रकार की कंडीशन है, ये W1 है, ये W2 है, इसका अगर हम यूनियन ले तो ये सब स्पेस नहीं होगा। केवल एक ही कंडीशन है जिसमें सब स्पेस हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, उप समुच्चय होने चाहिए, नहीं तो सब स्पेस जो होगा वो नहीं होगा। ऑलराइट, हम एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं सब स्पेस का और डिस्कस करते हैं कि हम कैसे एग्जाम्पल के थ्रू सब स्पेस को प्रूफ करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, हमें सिद्ध करना है कि जो समुच्चय ये W हमें दे रखा है, ये क्या है, V3R की उप समष्टि है। V3R क्या होता है, V3R यहाँ V3R क्या है, इस प्रकार के समुच्चय होते हैं, तीन है तो तीन एलिमेंट होंगे A B C, जहां तीनों के तीनों एलिमेंट जो है वो फील्ड से आएंगे, और फील्ड आपका है R। ठीक है, ये हो गया। अब हम, और W हमें क्या दे रखा है, W दे रखा है हमें A B, 0। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये है कि ये सबसेट है या नहीं है, क्योंकि इसमें अवयव किस प्रकार के आ रहे हैं, V में ABC प्रकार के। अगर मैं C को 0 रखूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, W मिल जाएगा। यहाँ पर स्पष्टतः जो W है वो सबसेट है V3 का। ठीक है, सबसेट तो है ये। अब पहला कंडीशन हम प्रूव करेंगे जीरो वेक्टर, क्योंकि यहाँ जीरो वेक्टर क्या होगा, V3 में जीरो वेक्टर होगा जिसके तीनों एलिमेंट क्या हो, जीरो, बिलोंग करेगा W में, क्योंकि जैसे ही A को 0 B को 0 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जीरो वेक्टर। इसका मतलब अतः W जो है V3 का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। ठीक है, यही सेम अप्रोच रखेंगे हमारे हर क्वेश्चन में, उपसमुच्चय है। अब जीरो वेक्टर हमने प्रूव कर दिया। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप में क्या मानेंगे, दो स्केलर मान लेंगे अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R, और दो वेक्टर मान लेंगे W1 W2। तो W1 हमने मान लिया, W1 मान लिया हमने A1 B1 0। ये किस में है, W1 में, कैपिटल W1 में, तथा W2 क्या है, A2 B2 0। ये किस में है, कैपिटल W2 में। ठीक है, तो दो स्केलर मान लिए, दो वेक्टर मान लिए। अब जो हमें प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 ये किसके अंदर होना चाहिए, ये आपके W में होना चाहिए। एक सेकेंड, इसको मैं W मानता हूँ, यहाँ पे W1 W2 जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो ये किसके अंदर होना चाहिए, कैपिटल W में होना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये W1 की वैल्यू रखते हैं A1 B1 0 प्लस बीटा डॉट A2 B2 0। मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा को, तो अल्फा A1 अल्फा B1 अल्फा इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, प्लस बीटा A2 बीटा B2 0। अब इनको सम कर देते हैं, तो ये क्या होगा, अल्फा A1 प्लस बीटा A2 अल्फा B1 प्लस बीटा B2 0। कैसे आया सम, ये पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट ऐड कर दिया, दूसरे एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट ऐड कर दिया, तीसरे एलिमेंट में तीसरा एलिमेंट ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये जो है वो W का एलिमेंट होगा, क्यों, ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि अल्फा बीटा A1 A2
B1 B2 सारे के सारे क्या है, R के अवयव है। R क्या है, क्षेत्र है, तो अल्फा को A1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी R में होगा, बीटा को A2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी R में होगा, और दोनों का सम भी क्या होगा, R में होगा। इसी प्रकार से अल्फा B1 प्लस बीटा B2 भी किसके अंदर होगा, R में होगा। अतः जो हमने कैलकुलेट किया है अल्फा W1 प्लस बीटा W2, रिजल्ट में क्या है, ये भी R का अवयव है, ये भी R का अवयव है, तो किसके अंदर हो जाएगा, W में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा W में, क्योंकि W का स्ट्रक्चर जो हमें दे रखा है वो इस प्रकार का है कि पहला अवयव R से आना चाहिए, दूसरा अवयव R से आना चाहिए और तीसरा अवयव 0 होना चाहिए। यही सेम स्ट्रक्चर है, पहला अवयव R से, दूसरा अवयव R से और तीसरा अवयव क्या होना चाहिए, 0। तो हमने क्या किया, देखो हमने किया दो स्केलर माने अल्फा बीटा क्षेत्र R से और दो वेक्टर माने W से, और हमने क्या दिखा दिया कि अल्फा W1 प्लस बीटा W2 किसके अंदर है, कैपिटल W2 में है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि W जो है V3R की एक उप समष्टि है। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस प्रकार से कोई भी आपके पास क्वेश्चन दे रखा हो उसको हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये सब स्पेस कैसे है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है आपको, जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो ध्यान रखना है W का स्ट्रक्चर क्या है, W में अवयव किस प्रकार के हैं, किस नियम का पालन कर रहे हैं। ये तो एलिमेंट हो गए और ये क्या हो गया, नियम हो गया। ठीक है, इसी प्रकार एक चीज ये पता होना चाहिए कि जो हमें वेक्टर स्पेस दे रखा है वो किस प्रकार का है, उसके एलिमेंट किस प्रकार के होंगे, क्या ये सब उप समुच्चय है भी या नहीं। अगर उप समुच्चय ही नहीं है तो हम उसको उप समष्टि कैसे बोलेंगे, और साथ के साथ इसका पता होना चाहिए 0 वेक्टर। ये कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, और फिर सेम प्रोसेस को अप्लाई करेंगे और हम प्रूव कर देंगे कि ये वेक्टर सब स्पेस है या नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे वेक्टर सब स्पेस के बेस पे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।